Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the answer key of UPSC Vice Principal exam. So yesterday हम लोग का एग्जाम कंडक्ट हुआ था यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल का. उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमारी जो आंसर की है वो डिस्कस करना है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी वरिड हैं आंसर की को लेकर. सो हम लोग आज अपनी आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं एंड यहाँ पर आज हम लोग जो है हाफ पेपर की ही आंसर की डिस्कस करेंगे बिकॉज पेपर काफ़ी लेंदी है. हम लोग के 120 क्वेश्चंस थे. सो इस पेपर को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आज मैथ्स और रीजनिंग को हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे. हम लोग अपनी जनरल अवेयरनेस और अदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम लोग देखेंगे और काफ़ी मेहनत लगती है गाइस ये आंसर की निकालने में. सो आज हम लोग ये वाली आंसर की देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सेट सी को सॉल्व करने वाले हैं. तो सेट सी में हम लोग अपनी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो हमारे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और एनईपी से जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर जो है आंसर की जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा क्या है. सबसे पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को आंसर की देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो गाइस खुद को हाइड करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आंसर की. हम लोग अपना पेपर सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं गाइस, हम लोग अपने यहाँ पे पेपर जब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अपनी स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक कर्म कारक विभक्ति है. तो कर्म कारक विभक्ति जो होती है ना, जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा. तो यहाँ पर ये जो को है ना, ये है हमारी कर्म कारक विभक्ति. ये जो हम लोगों ने आंसर की निकाली है, इस आंसर की को आप लोग 90% में मानकर चल सकते हैं कि काफी रिलायबल आंसर की है. आपकी जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इससे आप लोग मैच कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग अपना एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो भी निकाल सकते हैं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है. तो ये हमारी सेकंड जो है ये इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है. निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए. यहाँ पर हम लोगों को अशुद्ध शब्द निकालना था. ठीक है, तो चिन्ह जो है ना ये हमारा अशुद्ध शब्द है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है. और ये जो हमारा वर्ड है ना लास्ट वाला फोर्थ, ये जो है इसमें ये जो मात्रा है ना निराभिमान नहीं होता है, ये निरअभिमान होता है. ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पर चीज ध्यान रखना है, निरअभिमान या निर्भिमान. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और फोर्थ जो है ना ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं. निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन से वाक्य अशुद्ध हैं. तो यहाँ पर जब हम लोगों को ये अशुद्ध वाक्य छांटने के लिए आते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा केयरफुली काम करना होता है. हम लोग देख सकते हैं अपना फर्स्ट वाक्य, कृपया करके शांत रहे. तो ये जो कृपया है ना, कृपया करके शांत रहे या कृपया कर शांत रहे, तो एक तो ये गलत है. कृपया करके शांत ना हो नहीं होता है, कृपया कर शांत रहे या कृपया शांत रहे, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं. और ये कृपया जो है ना ये भी गलत लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो गया. दूसरा है मैं सकुशल पूर्वक हूँ. तो ये जो है ना यहाँ पर एक्सेस हो गया है. मैं सकुशल हूँ ये कहा जाता है या मैं कुशलता पूर्वक हूँ ये कहा जाता है. सकुशल पूर्वक हूँ ये नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया. दूसरा है आपका अज्ञे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे. तो लब्ध प्रतिष्ठित नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है अज्ञे प्रतिष्ठित साहित्यकार थे. ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट है हमारा इन दोनों विद्वानों में सबसे वरिष्ठ कौन है. तो सब दो विद्वानों में वरिष्ठ नहीं होता है, सबसे वरिष्ठ नहीं होता, दोनों विद्वानों में वरिष्ठतम निकाला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे अपना तो हमारा फोर्थ भी गलत है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व करें तो कृपया का फोर्थ हमारा गलत है. तो फोर्थ तो इन दोनों में ही ऑप्शन में आ रहा है, ये तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है. तो फोर्थ हमारा इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट और सेकंड भी गलत हो सकता है. फर्स्ट भी हम लोगों ने देख लिया कृपया करके शांत रहें, ये हमारा गलत है, बट सेकंड भी इसके साथ में गलत हमें दिखाई दे रहा है. तो हम लोग को तीन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग को उपयुक्त सभी वाक्य जो है वो यहाँ पर आंसर में लगाना है. ठीक है, चलिए
तो ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, ये है, नीचे दिए गए पंक्तियों में से एक शब्द और उसके विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं और इन शब्द युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें जो अशुद्ध शब्द है ना वो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि निरभिमानी तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया, तो ये तो हमारा एक अशुद्ध शब्द हो ही जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। फर्स्ट वाला जो है आवश्यक का अनावश्यक ही होता है, वो बिल्कुल राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ये हमारा राइट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे थर्ड ऑप्शन किस में आ रहा है। थर्ड हमारा आ रहा है आपका सेकंड और थर्ड में, और थर्ड और फोर्थ में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड और थर्ड में सुविचार का जो विपरीत होगा वो कुविचार ही होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग फोर्थ को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द हमारे ये वाले आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए वाक्य कौन से हैं, पत्र पढ़कर वापस लौटाएं। ठीक है, पत्र पढ़कर वापस लौटाएं, इसमें ये वाली एक ही मात्रा आती है, लौटाएं ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, या पत्र पढ़कर लौटाएं भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विद्वानों में से दो सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के नाम बताइए। ठीक है, तो इन विद्वानों में से दो सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के नाम, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ जो होता है ना वो कोई एक ही होता है, सर्वश्रेष्ठ कोई दो नहीं हो सकते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ गलत हो जाएगा। तो इन विद्वानों में से दो सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के नाम बताइए, ये थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा इसमें से कोई सा भी वाक्य आपका सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं, मोस्ट आइडियल कुछ नहीं होता है, आइडियल सिचुएशन होता है। तो यही इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ जो होता है ना वो केवल एक ही होता है, दो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों ही आंसर जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों का यहाँ पर क्या हुआ, ये हिंदी थी हमारी, जनरल हिंदी थी, ये यहाँ पर फिनिश हो गई। अब हमारी नेक्स्ट क्या आती है, इंग्लिश आती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स। So the passenger in the train spoke dash little और a little, इनमें से हमें कोई एक फिल करना है। English and hence it was difficult to communicate with him। तो यहाँ पर जब ये सेंटेंस में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंग्लिश जो है वो ट्रेन मतलब पैसेंजर में, ट्रेन में जो पैसेंजर्स थे उसमें से वहां पर कुछ इंग्लिश का प्रॉब्लम था, इसलिए कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर जब मतलब वो लोग क्या होंगे, बहुत थोड़ी इंग्लिश जानते होंगे, तो बहुत थोड़ी या ना के बराबर इंग्लिश के लिए हम लोग अ लिटिल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अ लिटिल आ जाएगा। एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल फॉर माई फ्रेंड एज ही हैज वाई प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो है थिंग्स जो है मतलब चीजें जो है वो मेरे फ्रेंड के साथ में अच्छी नहीं चल रही, बिकॉज उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो क्या आ जाएगा आपका, फ्यू आ जाएगा, मतलब कुछ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ है इसलिए फ्यू आएगा। तो हमारे यहाँ पे फोर्थ आंसर जो है ये यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स ईच गिवन इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये है हमारा, इट इज टाइम टू शट डाउन द शॉप और इट इज टाइम फॉर द शॉप टू शट डाउन। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका पैसिव वॉइस यही बनेगा। प्लीज एंटर बाय दिस डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर, ये भी सही है। वॉट अमेज्ड यू या वॉट वेर यू अमेज्ड, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यू वेर अमेज्ड बाय वॉट। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस जो है ये हमारा गलत है, बिकॉज हम लोगों ने पैसिव वॉइस में अक्सर देखा है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट रहता है ना उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो जब हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पैसिव वॉइस हमारे यहाँ पर करेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा राइट ऑप्शन होगा ओनली 2। यहाँ पर ये करेक्टली एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा हो तो आप लोग और भी ज्यादा इसको सर्च करके देख सकते हैं और अपने व्यूज जो है वो बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Read the following three statements, each given in the form of direct speech and indirect speech. तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है और उनके फॉर्म दिए गए हैं, वो यहाँ पर कितने करेक्ट हैं. तो द लेडी ऑफिसर सेड हाउ क्लेवर एम आई. तो हाउ क्लेवर एम आई यहाँ पर ये जो है एक तरीके से क्वेश्चनिंग कर रही है, एक्सक्लेम नहीं कर रही है. अगर वो एक्सक्लेम कर रही होती ना तो बोलती हाउ क्लेवर आई एम आई नहीं बोलती. ये क्वेश्चन है. यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या दिया है, द लेडी ऑफिसर एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर. क्लेवर तो वो यहाँ पर क्लेवर यहाँ पर वो एक्सक्लेम नहीं कर रही है, वो एक्चुअली क्वेश्चनिंग जैसे पूछ रही है. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा भी हुआ है तो वो एक्चुअली क्वेश्चन है. तो जब क्वेश्चन है तो वो एक्सक्लेम नहीं हो सकता. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना इसका करेक्ट नहीं होगा. और जब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रेवो यू हैव डन वेल. तो ये बिल्कुल सही है. द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट सेइंग दैट ही हैड डन वेल. ये करेक्ट है. नेक्स्ट है ही सेड नो आई डिड नॉट पार्टिसिपेट. मतलब ही डिनाइड दैट ही डिड नॉट पार्टिसिपेट. तो यहाँ पर डिनाइड और ही डिड नॉट ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं. या तो क्या आएगा, ही डिनाइड दैट ही डिड पार्टिसिपेट और ही पार्टिसिपेटेड, या ही डिनाइड दैट और he said that he did not participated. दोनों एक साथ में नहीं आएंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा. और हमारा जो करेक्टली एक्सप्रेस्ड होगा वो होगा आपका ओनली 1. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर हम लोगों को एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रीपोजिशन ये कंडीशंस दी हुई हैं. ये हम लोगों को तीनों सेंटेंसेस में बताना है कि ये यहाँ पर सही है या नहीं है. ठीक है, चलिए देखते हैं. प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज आर गोइंग अप. तो यहाँ पर ये जो अप है ना, गोइंग अप, मतलब ये जो अप है ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, इस गोइंग को क्वालिफाई कर रहा है. दैट्स वाई ये क्या होगा, यहाँ पर एडवर्ब होगा. ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. द बॉय वेंट अप द हिल. तो वेंट अप द हिल मतलब कहाँ गया, वो हिल के ऊपर गया. तो ये भी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है. तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. द नेक्स्ट अप ट्रेन डिपार्ट्स एट 7 AM. मतलब ये यहाँ पर क्या बता रहा है, एक तरीके से जो दूसरी ट्रेन जो आने वाली जो ऑर्डर में है वो क्या है आपकी, वो कब आएगी, कब डिपार्ट होगी, 7 AM पर. तो ये भी क्या है आपका नेक्स्ट ट्रेन को की क्वालिफाई कर रहा है ये अब, इसलिए ये भी एडजेक्टिव, ये बिल्कुल सही है. तो ये ऑल 3 प्रेयर्स जो है वो सही होंगे. अब यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उनमें कई बार कुछ डाउट रह भी जाता है. तो जो 1% का जो डाउट है वो आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ में ही पता चलेगा. तो इसको आप थोड़ा सा मार्क भी कर सकते हैं. वैसे 90% चांस है कि आंसर आपके सही है, बट थोड़ा सा आप लोग मार्क कर सकते हैं अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ग्रेट एकेडमिक नॉलेज, एरुडिशन, ये बिल्कुल सही है. अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ये भी सही है. नेवर मेकिंग मिस्टेक, इनकरेजिबल नहीं होता है, इनकरेजिबल होता है जिसको करेक्ट ना किया जा सके. तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ओनली 2 पेयर्स जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस जो है ये समझ में आ गए हैं. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं वो हमें अपने पैसेज पर दिए गए हैं. तो ये पैसेज आप लोगों को ध्यान से पढ़ना था और उसके बाद में आपको अपने जो एक ओपिनियन है वो ओपिनियन सेट करके आप लोगों को आंसर देने थे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आंसर जो है वो कई बार हमारे वेरी कर जाते हैं, बिकॉज सबका ओपिनियन जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है. बट हमें अपने पैसेज को देखकर ही अपना ओपिनियन सेट करना होता है. हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर ओपिनियन सेट नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज हमारी एक देखने वाली है. तो हम लोग इसको देखेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे. तो नई शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की 2.5 ग्राम पंचायतों और 6,600 ब्लॉक और 676 लोगों से सलाह ली गई. देश की चारों दिशाओं से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों और जनप्रतिनिधियों, यहाँ तक कि 2 लाख सुझावों पर मंथन करके जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह एनईपी साकार हुई है. और एनईपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, भारतीय भाषाओं पर जोर एनईपी की एक सबसे बड़ी विशेषता है. और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं के अध्ययन के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया गया है. यह महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में 5वीं ग्रेड तक पढ़ाई होगी. तो ये यहाँ पर हम लोगों को
दिया हुआ है आपका पूरा पैराग्राफ। एक महत्वपूर्ण अनुशंसा ये है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में 5वीं ग्रेड तक पढ़ाई होगी, जिसे 8वीं तक भी पढ़ाया जा सकता है, और अंग्रेजी भाषा होगी अब भी, लेकिन अब सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। यूनेस्को रिपोर्ट 2008 अथवा शिक्षण मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है क्योंकि इसमें संप्रेषण और संज्ञान व सहज शीघ्र होता है, और मातृभाषा व स्थानीय भाषा में बच्चा चीजों को समझता है जबकि इतर भाषा में उसे रटना पड़ता है। यह अनायास ही नहीं, संसार के किसी भी विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में भी स्कूली शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होती है। तो ये यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना आंसर लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति एनईपी बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक और 676 जिलों के लोगों से सलाह ली गई। देश की चारों दिशाओं से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों, अभिभावकों, यहाँ तक कि छात्रों के 2.25 लाख सुझावों का मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह जो है एनईपी जो है साकार हुई है। तो इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब इतने लोगों की राय ली जा रही है, इट मीन्स कि लोकतंत्र के देश में लोगों की राय सर्वोपरि है। दूसरा, ठीक है, ये इसको हम लोग करेक्ट मान सकते हैं। नीति निर्माण के लिए लोगों की राय पूछना समय की बर्बादी है। ठीक है, लोग अहम मसलों पर सरकार को सुझाव देने के इच्छुक होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो नीति निर्माण के लिए लोगों की राय पूछना समय की बर्बादी है, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर समय की बर्बादी होती तो इतने लोगों की राय क्यों लेते और उसके बेसिस पर क्यों कोई भी पॉलिसी लेकर आई जाती। दूसरा, थर्ड है, लोग अहम मसलों पर सरकार को सुझाव देने के इच्छुक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनसे उनका या उनके बच्चों का फ्यूचर जुड़ा होता है, अपकमिंग जनरेशंस का फ्यूचर अगर डिपेंड करता है, तो उन पर लोग अपने राय रखते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस भी देते हैं और आगे उस पर काम भी करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और थर्ड जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी 2 तो हमारा एलिमिनेट हो ही रहा था, 2 को तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यूनेस्को रिपोर्ट 2008 अथवा शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है क्योंकि इसमें संप्रेषण व संज्ञान सहज व शीघ्र होता है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चा चीजों को समझता है जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है। ये किसने कहा है? यूनेस्को की जो रिपोर्ट है 2008 में, उसने कहा है। इस परिच्छेद के अंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देश के ज्यादातर लोग बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों के में पढ़ाने के पक्ष में है। ये कहीं पर भी कोई भी डाटा ऐसा हमारे पैसेज में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, मातृभाषा में कोई बात सही संदर्भ में और अच्छी तरह से समझ में आती है, ये बिल्कुल सही है और ये हमारे पैसेज से भी निकल कर आता है। और सर्वांगीण प्रगति में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, या फिर हमारा चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो इसमें किसमें हमारी मातृभाषा में अच्छे से होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हमारे 2 और 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अब बहुत अच्छी चीजें आई हैं, कुछ हमें देखना है। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या होता है? मतलब समय पर धोखा दे देना। यह तो आप लोगों ने बहुत टाइम देखा होगा कि धोखा देने को हम लोग अंगूठा दिखाना बोलते हैं, कि उसने हमें अंगूठा दिखा दिया मतलब धोखा दे दिया। अंधाधुंध लुटाना मतलब बिना विचारे व्यय करना, ये भी सही है। पर अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धिमान होना, ये सही नहीं है। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है कि बिल्कुल अकल जो है वो घास चरने चली गई, मतलब अकल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही। तो यहाँ पर जो सही मैच है वो हमारा ओनली 1 और 2 का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो है ना वो काफी इजी आई हुई है। कई बार हो सकता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द आपको हिंदी और इंग्लिश जो है ना वो बहुत इजी देखने को यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर एनईपी से भी जो क्वेश्चन आए थे ना, या आरटीई से जो क्वेश्चन आए थे वो काफी इजी आए हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर पेपर जो डिफिकल्ट हुआ है ना
वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। अगर यूपीएससी की बात हम करते तो यूपीएससी ने पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट किया था जब उन्होंने क्वांट के क्वेश्चन पूछे हैं। क्वांट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहे हैं वहां पर, और जहां पर जब स्टैंडर्ड डेविएशन या सेंट्रल टेंडेंसी वाले जब क्वेश्चन आए तो वहां पर थोड़ा सा लेवल जो है डिफिकल्ट हुआ है। अदरवाइज आपके पेपर का लेवल जो है वो काफी अच्छा था, वहां पे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है अगर आप लोग क्वांट या फिर अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को अगर छोड़ भी देते हैं, बिकॉज ऐसा जो है कई बार ऐसा नहीं हो पाता कि सभी लोग सब कुछ पढ़ के जाएं, इतना नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग उनको छोड़ भी देते तब भी आप लोग पेपर अच्छा करके आ सकते थे। बट अब आप लोग करके आए हैं पेपर, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि आप लोग अपना कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हम लोग आज अपना क्वांट और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन को छोड़कर ही पेपर सॉल्व करेंगे, बिकॉज उनमें क्या हो रहा है थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हमारे जो सर हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स वाले टीचर जो हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी इतना पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद में हमारा रेस्ट ऑफ रिमाइनिंग पार्ट जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, घर का ना घाट का, हर जगह उपस्थित होना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। तो इसमें से कितने आपके सही मैच हैं? तो घर का ना घाट का, हर जगह उपस्थित होना, ये गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो। टू 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 को आप एलिमिनेट करोगे तो भी आपका राइट आंसर लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों पर विचार कीजिए। इनमें से हमें क्या निकालना है, कौन से वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए चेक कर लेते हैं। अभंग मराठी साहित्य का छंद है। इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होता, अनेक नाम होता है। इन दोनों में केवल एकमात्र अंतर है, या इन दोनों में एकमात्र अंतर है, यह एक्सेसिव हो गया है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारा अगर हम लोग बोलते हैं 1 और 4 का कोई ऑप्शन हमें दिया भी नहीं है तो ये वाला हमारा जो है गलत हो जाएगा। यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है ऐसा कहा जा सकता है और हमारा केवल फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हमारे गलत हो ही गए हैं। चलिए, तो 15 क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब हमारा एक और पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, उस पर भी हमारे 2 क्वेश्चन बेस्ड है। Success in online education during COVID-19 pandemic cannot be announced as a reality simply because education cannot be on transmission mode with a switch on or off button। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो हमारा पैंडेमिक हुआ था 2020 में, उसके बारे में पूरा दिया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो किस तरीके से हमारे चिल्ड्रंस को या हमारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती है और किस तरीके से उसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है उन पर पड़े थे। तो success in the online education during COVID-19 pandemic cannot be announced as a reality simply because education cannot be on transmission mode with a switch on or switch off button। Education must take stock dehumanizing disruption of students and families। We have to see if students' entitlements are being compromised। We must provide meaningful academic curriculum alternatives। There has to be some effort to personalize education and bring in context specific alternatives rather than just a general modus operandi and applaud it as a grand success in digital education। Teacher feel trapped and enslaved to a system that encourage coaching, not teaching। Students learn more from each other while engaging in challenging activities, collective tasks and thinking together and staring at a screen। Learners do not think, question, argue, discuss but only act as a remote receptors of what is blamed। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज के बेस पर हम लोग को अपना ओपिनियन सेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ड ऑन अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption have been made। ऑनलाइन एजुकेशन डिह्यूमनाइज द एजुकेशन सिस्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो दिया हुआ है हम लोगों को। लर्निंग नीड्स टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, ये भी दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन में बी यूज्ड फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बट नॉट फॉर स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। तो ये जो है इस टाइप का हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को अकॉर्डिंग टू पैसेज अपना ओपिनियन सेट करना है। जितना पैसेज में दिया है हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। तो ऐसा कहीं पर भी पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो केवल आपके स्कूल चिल्ड्रन को छोड़कर अदर स्टूडेंट्स के लिए
काफी है, तो ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमारा 1 और 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी चूंकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक चांस रहता है कि आपका यूपीएससी जो है वो कुछ और आंसर दे दे, तो इनको थोड़ा सा आप लोग लेकर चलना कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आंसर जो है वो वेरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो हमारा पैसेज का जो एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से निकल कर आता है वो देखेंगे। टेक्नोलॉजी हैज नो रोल इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज कोविड में हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी का रोल होता है। टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस द टीचर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस, ऐसा भी नहीं होता है, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे टीचर्स जो है वो कहीं पर भी रिप्लेस नहीं हो पाए हैं, और टीचर्स और हमारे करिकुलम को ऑनलाइन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है, वो हम लोगों ने अपने ड्यूरिंग पैंडेमिक देखा है। डिजिटल लर्निंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग, ये बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ भी देख लेते हैं, डिजिटल लर्निंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अ कन्वेंशनल लर्निंग, ये भी नहीं है। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर है, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये अगेन हम लोगों का क्वेश्चन आ गया है, किसी से इंग्लिश से क्वेश्चन आया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर द टू मोस्ट आइडियल। ये जो है ना यहां पर एरर है, बिकॉज आइडियल, परफेक्ट, यूनिक, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना ये अपने साथ में कभी भी कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही सुपरलेटिव होते हैं। तो एक तो ये एरर हमारा क्लियरली निकल कर आ गया है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश, इवन इन डेमोक्रेसीज टुडे क्रूशियल नॉलेज इज अवेलेबल टू ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स। सो अब यहां पर इसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम है, बिकॉज यहां पर डेमोक्रेसीज टुडे, इवन इन डेमोक्रेसीज टुडे क्रूशियल नॉलेज इज अवेलेबल टू फ्यू इंडिविजुअल्स या टू ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स। यहां पर ये ओनली नहीं आना चाहिए था, ये हमारा एक्सेस यूज हो रहा है, यहां पर सिर्फ इतना आना चाहिए था फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 एरर्स जो है वो देखने को मिल रही है, और अदर हमें कोई एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बट वही इसमें भी थोड़ा सा एक लेकर चलना कि हो सकता है यूपीएससी इसको एरर ना माने और एक ही एरर पर वो आंसर लगाए, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग मार्क करके चलना। बट इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो सही नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गेट अलोंग विद, मेक प्रोग्रेस करेक्ट है, गेट डाउन टू, बिगिन टू गिव सीरियस अटेंशन, और गेट बैक एट, टू रिएक्ट समवन, ये तीनों बिल्कुल जो है वो आपके राइट है। तो यहाँ पर ऑल 3 पेयर्स जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इडियम है, पुट 2 and 2 टुगेदर टू ड्रॉ अ करेक्ट इन्फेरेंस, सही है। एट 6s and 7s इन कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होता है हमारा, और ऑन क्लाउड 9 एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, तो यहाँ पर हमारे 2 पेयर्स जो है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को हम लोग जो है अपना कब करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे क्वांट के और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर बताएंगे। और ये जो एनईपी से हमारे क्वेश्चन आए, आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में जो है ना एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार एक जेंडर समावेशी निधि फंड स्थापित करेगी, यह निधि किन के लिए है? तो ये जो निधि है ना, ये हमारी जो गर्ल्स चाइल्ड है और ट्रांसजेंडर जो है उन दोनों के लिए ही है। 29 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन छूट रहा था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का अत्यधिक योगदान है, मतलब हमारी जीडीपी में इसका जो है सबसे ज्यादा योगदान होता है, ये बिल्कुल सही है।
और सर्विस सेक्टर जो है ना अर्थव्यवस्था के प्राइमरी नहीं, ये थर्ड सेक्टर में आता है। तो यहाँ पर हमारा ओनली वन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को अगर कोई रिश्वत देता है, ब्राइब देता है, तो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कारावास की अधिकतम सजा क्या है? तो कारावास की अधिकतम सजा जो है वो 7 साल है। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरटीई जो 2005 है, उसमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो आरटीई में इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके धारित नमूने, मॉडल और आंकड़े शामिल होते हैं। अभिलेख में माइक्रोफिल्म्स होती हैं, ये भी करेक्ट है। और सूचना के अधिकार में कृति, दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण सम्मिलित नहीं है, बिकॉज ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका निरीक्षण आरटीई में नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है और हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 32 का डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा, ये यहाँ पर इंग्लिश वाला सेक्शन आ गया है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने हिंदी में इसको सॉल्व कर दिया है। ये हमारा 32 का डी होगा। हम लोग इसको इंग्लिश में ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द डिसीजन ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर कैन बी अग्रीव्ड पर्सन फाइल द फर्स्ट अपील? तो अग्रीव्ड जो पर्सन होता है वो कितने दिन में फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है? वो होता है आपका 30 डेज। 30 डेज यहाँ पर राइट आंसर होगा। Which of the following statements are correct in relation to the right of children to free and compulsory education? तो a child has the right to seek transfer from one school to another except some specified school for completing his her elementary education। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज आर्टिकल हमारे यहाँ पर 41 और 44 में कुछ स्कूल मेंशन है, कुछ स्पेशल स्कूल है, उनको छोड़कर यहाँ पर हमारा चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो किसी भी स्कूल में ट्रांसफर ले सकता है, फिर वो चाहे अपने स्टेट में हो, अदर स्टेट में हो, वहां पर वो ट्रांसफर ले सकता है और अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकता है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव कंकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फंड्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो है हमारे बोथ 1 and 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। With reference to the Right to Children Free and Compulsory Education Act 2009, which of the following are the duties of appropriate government? तो कौन सी जो है appropriate government की ड्यूटी है? Provide infrastructure including school, ये बिल्कुल सही है। Teaching staff and learning equipment, ensure timely prescribing curriculum and courses of study for elementary education, ये भी सही है। और provide training facility for teachers, ये भी सही है। तो हमारा डी जो हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आप लोग जो है अपना पेपर जो है बहुत अच्छा करके आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। Which of the following categories of information is are exempted from disclosure under the Right to Information Act? तो information disclosure of which would prejudicially affect the scientific or economic interest of the state? तो ये बिल्कुल सही है। हम ऐसी इंफॉर्मेशन आरटीई एक्ट के थ्रू नहीं मांग सकते हैं या नहीं प्रोवाइड की जाती जिनसे हमारे नेशन का जो इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे जो जुड़े होते हैं। तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड अफेक्ट द साइंटिफिक और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशियली अफेक्ट द साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये वाला हमारा जो है ना, ये हमारी कैसी है, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इसको हम लोग 36 क्वेश्चन, सूचना के अधिकार नियम में 2005 के अधीन निम्नलिखित में से किस श्रेणी या किन श्रेणियों की सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट दी गई है? तो ये वाली प्रकट किए जाने से छूट दी गई है। ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम लोग
नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अनलेस, तो यहाँ पर ये जो है हमारा यहाँ पर ये इस टाइप की सेकंड जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी प्रोवाइड की जा सकती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सूचना का अधिकार नियम जो 2005 दिया गया है उसके अधीन कौन सी श्रेणी की सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट दी गई है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी सूचना है, किन श्रेणी की सूचना के प्रकट किए जाने से छूट दी गई है, मतलब जिनको प्रकट किया जा सकता है ना। तो केवल 2 प्रकार की जो सूचना है उनको प्रकट किया जा सकता है। तो हमारा जो 2 होगा ना वो हमारा राइट हो जाएगा। Which of the following categories of information is are exempted from disclosure under the Right to Information Act, है ना। अच्छा, छूट दी गई है मतलब कि पहली वाली जो, हाँ इसमें जो होगा ना हमारा सेकंड वाला नहीं, इसमें हमारा फर्स्ट वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज सेकंड टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो हमारी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। उनको प्रोवाइड किए जाने से क्या हो गई है, वो छूट दी गई है, उनको एग्जेम्प्टेड, वो क्या है, उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो होगा ना वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एडमिशन ऑफ अ क्वेश्चन इन दी लोकसभा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इट शैल नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, इट शैल नॉट रेज लार्जर इश्यूज ऑफ पॉलिसी, और इट शैल नॉट गो माइनर डिटेल्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे वर्किंग इन द गवर्नमेंट। ये तीनों जो है स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए इंग्लिश वाला वर्जन देख लेते हैं हम लोग। What is the minimum imprisonment prescribed in the sexual harassment women at workplace? तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्ट है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट जो है, इसमें कहीं पर भी जो है हमारा इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं की गई है। इस एक्ट को काफी मैंने पढ़ के भी देखा है, पर इसमें कहीं पर भी इम्प्रिजनमेंट की बात जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग डी आंसर को जो है अभी के लिए सही मान सकते हैं, बट हो सकता है कि यूपीएससी शायद कुछ ज्यादा डिटेल में मतलब डाटा और ये सब चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में वो पढ़ के रखते हैं, तो हो सकता है कि उनको उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हो इस टाइप की। बट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में जो हमने पढ़ा है अभी तक उसमें इस टाइप का कोई भी प्रोविजन निकल कर नहीं आया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप इसको डी आंसर मान सकते हैं। नेक्स्ट है, Which one of the following officers is the chief accounting authority in the central government ministry? इसका आंसर आपका सेक्रेटरी होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इफ द इंफॉर्मेशन सॉट टू द कॉर्नर्स ऑफ द लाइफ लिबर्टी और द पर्सन, तो यहाँ पर भी जब किसी की जान पर बात आती है तो इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में जो है आपको प्रोवाइड करानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, what does the drive namely operation blackboard as envisaged in the national policy of education? तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आया था ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ मेजरिंग एप्टीट्यूड इज टू असेस दी। तो एप्टीट्यूड का मेन पर्पस क्या होता है, आपकी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस होती है ना उसको यहाँ पर मेजर करना होता है। पास्ट परफॉर्मेंस से इसका एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई इतना होता नहीं है, उसका कोई रिलेशन होता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफॉर्मेंस इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एम ऑफ द होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो ये हमारा, अगर हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए हम कौन सा देखते हैं, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको तो आप पढ़कर भी लगा सकते थे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग खुद भी अपनी एलिमिनेशन टेक्निक या लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो बेस्ट डिफाइन जो करेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस इन द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये हो जाएगा। या एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, पेरेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है इसमें, पेरेंट्स नहीं आएंगे। इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द पीरियडिक टेस्ट बाय टीचर्स, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर से पीरियडिक टेस्ट की हम लोग बात नहीं करते, हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। और इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर टूल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर रेगुलर, अगर हम लोग वाइड क्राइटेरिया देखें तो जो ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो, बट यहाँ पर जो ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इन द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये यहाँ पर मोर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A sound assessment system incorporates both cognitive and non-cognitive aspects of the education spread over the total span of instructional time. या learners assessment should be holistic. तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों ही ऑप्शंस जो है ना वो राइट है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए 45 क्वेश्चन हो गए। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। ईच इंडिविजुअल स्कोर कंट्रीब्यूट्स टू द कैलकुलेशन ऑफ द मीन स्कोर, ये सही है। और मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। इन दोनों ही में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 47 का देखते हैं। द मीडियन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये वाले फिर मीन एंड मीडियन वाले आ गए, अभी इनको आप लोग छोड़ दो, हम लोग इनको कल के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलो इसका इंग्लिश वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। आइटम्स डिफिकल्टी लेवल 0, हैव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स 0, ये सही है और ये भी बिल्कुल सही है। हमारे बोथ जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज मीडियन प्रिफर्ड टू मीन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है ये। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज स्क्यूड, और यहाँ पर हमारा क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 है ये। चलिए हाँ, ये जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इनको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इनको कल के पार्ट में सॉल्व करेंगे। इनको आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 55, 56, यस 56 तक मार्क कर लीजिए। ये हम लोग अपने रेशो वाले क्वेश्चंस जो हैं ये हम लोग कल देखेंगे। और रेशो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ये क्वांट वाले क्वेश्चंस जो है, मैथ्स रीजनिंग क्वांट वाले क्वेश्चंस जो है ना, इनको हम लोग कल सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग अपने एनईपी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिकॉज इन क्वेश्चंस में क्या है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत टाइम लग रहा है, तो इनको हम लोग कल के पार्ट में सॉल्व करेंगे। कल पूरा मैथ्स और क्वांट को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग अपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिकॉज अभी टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। तो अब क्वेश्चंस जो है इनको देख लेते हैं हम। हमारे एनईपी वाले क्वेश्चंस जो है वो अब आ गए हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चन है और 80 के बाद में हमारे एनईपी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो एनईपी वाले क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं 81 से, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 56 से अपना मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट अपना डे सॉल्व करने वाले हैं। कल पूरा मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग सब सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग एनईपी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, इसमें हमारे जो है ना चारों ही एस्पेक्ट जो हैं वो हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऑल 4 पर मार्क कर सकते हो।
ठीक है, अब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स विल एम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल टीचर रेशियोज। इसमें हमारा जो है 25 से 1 आएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है आपका? डिजिटल स्टोरेज ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स ऑफ स्टूडेंट्स अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कोई बी एड 2030 ऑल बी एड प्रोग्राम्स विल बी 2 years नहीं है, ये 4 years है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो आप। यहाँ पर 2023 तक ऑल दोस टीचर सीनियर सेकेंडरी क्लास शुड बी हैव एमएड क्वालिफिकेशन, ये भी नहीं है। बट यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा हम रिव्यू के लिए रख सकते हैं, ये नहीं है आपका। टीचर एजुकेशन विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस नहीं है हमारा। टीचर शैल बी ट्रेन इन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर 2030 ऑल टीचर एजुकेशन विल बी इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टूडेंट। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है, बिकॉज एक ये वाला ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में, तो इन दोनों ऑप्शन में आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करके देखना होगा कि इसमें कौन सा वाला ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिव्यू के लिए अभी छोड़ सकते हैं, बट मुझे जो है फर्स्ट नंबर वाला ज्यादा सही लग रहा है, बट थोड़ा सा और इसको चेक करेंगे और फिर हम इसको आंसर मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चिल्ड्रंस को क्या दिया हुआ है? द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रेड 8 विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन अटेंड इन द स्कूल। 85 हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा क्या यहाँ पर? या सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट सब्जेक्ट टू स्टडी, ये बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है इन एडिशन टू इंग्लिश सम अदर फॉरेन लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी ऑफर्ड फॉर स्टडी एट द सेकेंडरी लेवल, ये बिल्कुल सही है। पर फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल ग्रेड 8 विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी इन दी विच द चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ग्रेड 8 तक, वो आपका रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है, राज्य भाषा की बात की गई है, ना कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। तो यहाँ पर ये जो 2 और 3 वाला जो है ना, ये हमारा ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा और राज्य भाषा। अच्छा, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में डिफरेंस पता है? चलिए देख लेंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको और भी रिव्यू कर लेंगे, बिकॉज यूपीएससी है, पेपर थोड़ा सा ऐसा बनता है कि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, बाय विच ईयर और ऑल प्राइमरी स्कूल गोइंग अचीव फाउंडेशन लिटरेसी, इसके लिए जो टारगेट रखा गया था ना फाउंडेशन लिटरेसी के लिए 2025 टारगेट रखा गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है? टीचर की ड्यूटी है अपने स्टूडेंट को एडमिट कराना एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ये बिल्कुल सही है। प्रूफ ऑफ एज, ये यहाँ पर एट द टाइम मतलब प्रूफ ऑफ एज मांगा जाता है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है, बट फर्स्ट के साथ में थर्ड जो है द टीचर शैल नॉट एंगेज देमसेल्व्स इन प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल बी कैरिड आउट बाय। तो करिकुलम जो होगा हमारा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारा, आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट अफेयर्स, ये चारों ही आपके इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि एनईपी से कितने क्वेश्चन यहाँ पर जो है रेज किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। मतलब अगर किसी ने एनईपी बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग को पहले सब नहीं पता होता है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो कहाँ से रेज होने वाले हैं, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर किसी ने पढ़ लिया है एनईपी बहुत अच्छे से तो उसके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करके आया होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज रिलायबल और
अ टेस्ट हैज सम वैलिडिटी फॉर वन पर्पज इज ऑलवेज वैलिड फॉर अनदर पर्पज, ये नहीं होता है। अ रिलायबल टेस्ट मे नॉट नेसेसरी बी वैलिड, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर एज ऑफ 16 वाले को हम लोग नहीं मानते हैं अंडर चाइल्ड, हम लोग 18 वाले को मानते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन कैन चूज देयर ओन ओपिनियंस एंड रिलीजन, ये सही है, और राइट टू प्राइवेसी ये भी सही है। 2 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा कौन सा जुवेनाइल जस्टिस वाला आ गया है कि जुवेनाइल जस्टिस हमारा क्या यहाँ पर कहता है। तो गाइज हम लोग जो है अभी थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा भी हो रहा है, हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर लिया है, और हम लोग का मतलब अभी मान सकते हैं कि हम लोग का हाफ पेपर जो है सॉल्व हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने मैथ्स और क्वांट के क्वेश्चन अभी छोड़ दिए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े हैं। तो हम लोग को जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं वो, और जो हमारे यहाँ से रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में इनको कवर अप करेंगे। और ये अभी हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर इसको इतना कंप्लीट कर लिया है। तो अभी के लिए आप लोग जो है अपने आंसर्स को यहाँ से मैच करके देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कवर हो गया है पूरा। अब हम लोग बाकी अपना जो है अपना नेक्स्ट जो है वो कल करके देखेंगे। ठीक है, अपना रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना कल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर हम लोगों को जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपना मैथ्स, ये हम लोगों का पूरा हो चुका है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आई होप आप लोग जिस आंसर की का वेट कर रहे थे, ये आंसर की जो है हमारी यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दी है। सो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, तो बचा जो रिमेनिंग पार्ट जो है ये हम लोग अपना सॉल्व करेंगे कल। तो अभी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपना स्कोर एनालिसिस कीजिए, पेपर एनालिसिस कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी आंसर में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बताइए यहाँ पर। और हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो है अपना वो हम लोग यहाँ पर कल सॉल्व अपना कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा इंग्लिश क्रैकर्स चैनल। यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो ये हमारा हम लोग ने अपना सॉल्व कर लिया हुआ है पेपर, हाफ पेपर हमारा सॉल्व हो गया है। एंड ये हमारा इंग्लिश क्रैकर्स चैनल है जिस पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हम लोग केवीएस की तैयारी करते हैं, हम लोग एनवीएस की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से लेकर जो हमारा जनरल पेपर होता है उससे लेकर आप लोगों को सब्जेक्ट कंसर्न पेपर तक की तैयारी मिलेगी। सब्जेक्ट कंसर्न में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पर फोकस करते हैं, इंग्लिश हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर केवीएस एनवीएस जहाँ पर भी लिटरेचर पूछा जाता है उसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल हो गया, या आपके केवीएस के टीजीटी पीजीटी वाले प्रिंसिपल जो हो गए, एग्जाम्स जो हो गए, आपके कहीं पर भी प्रिंसिपल के जो एग्जाम होंगे, वाइस प्रिंसिपल के जो एग्जाम होंगे, और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। तो यूजीसी नेट के लिए आपका जनरल पेपर का डिस्कशन यहाँ पर होता है एंड सब्जेक्ट कंसर्न पेपर का डिस्कशन यहाँ पर होता है। तो ये जो चैनल है आपका, अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस से रिलेटेड अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस के लिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और जनरल पेपर से अगर आप लोग को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप लोग उस पर लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा ये आज का जो लेक्चर था ये यहाँ पर फिनिश हुआ। तो जिस आंसर की आप लोग वेट कर रहे थे, ये आंसर की अभी आप लोगों की आ चुकी है। इसका हम लोग का पार्ट, सेकंड पार्ट जो है हम लोग कल अपलोड करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हम लोग आपके साथ में हैं, आपकी तैयारी में, आपके कंपटीशन में हम आपके साथ में हैं। आप लोगों को अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। हम लोग मिलेंगे कल अपने रिमेनिंग पार्ट के साथ में यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल आंसर की। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय।